बोलकर देव ने ऋतु के हाथ में न्यूज़पेपर के कटिंग किए कुछ हिस्से दिखाए जो किडनैपिंग के आर्टिकल थे वो, और जो 5 साल पहले दिल्ली में हुआ था वो। ये क्राइम नॉवलिस्ट है, लेखक है ये, इसीलिए सब जमा किया हुआ है इसने, समझे? अब चुप रहो, ऋतु गुस्से से बोली। चलिए मैडम, अब अगर आपका शक खत्म हो गया हो तो मैं चलता हूँ, बोलकर सिद्धार्थ जाने ही लगा था कि उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने ही वाला था कि ऋतु ने पास आकर उसे अपनी बाहों से थाम लिया। सभी ये देख हैरान थे पर कोई कुछ नहीं बोला। रहने दीजिए मैडम, मैं खुद चला जाऊंगा, बोलकर सिद्धार्थ ऋतु से दूर हुआ और लंगड़ाता हुआ चलते हुए जाने लगा। ऋतु काफी दुखी थी। मैडम, ये आपने गलत किया, पुलिस समाज की रक्षक होती है पर आप सब तो भक्ष निकले, ये मैं हमेशा याद रखूंगा, गुस्से से अनुज चाचा बोल पड़े। सभी चुप थे। मार मार कर देव ने सिद्धार्थ की हालत खराब कर दी थी। ऋतु गुस्से से देव को देखे जा रही थी। रहने दीजिए चाचा, वो अपना काम ही कर रहे थे, सिद्धार्थ बोला। अरे तू चुप कर, भोला है तू, इसीलिए सब तेरा फायदा उठाकर ले जाते हैं। अरे हम गरीब हैं इसीलिए ये लोग हम पर अपनी झूठी और खोखली ताकत दिखाकर धमकाने की कोशिश करते हैं, अनुज बोला। मिस्टर, जानते भी हो ये मैडम कौन है? इंस्पेक्टर देव गुस्से से बोला। चुप रहो देव, ऋतु गुस्से से चिल्लाई। खामोशी पूरे स्टेशन में छा गई। अगर इतना ही दम है तो किसी अमीर खानदान के आदमी को उठाकर इतना मारो और पीटो, फिर जाकर मैं खुद तुम्हारी मैडम को सलाम ठोकूंगा। अगर किसी अमीर घराने के लड़के को उठाया होता तो अब तक वकीलों ने तुम सब पर केस कर दिया होता, बड़े आते ताकत का रोब दिखाने वाले, अनुज गुस्से से बोला। सिद्धार्थ की ये हालत देख अर्जुन काफी गुस्से में था। सच था जो भी अनुज बोला था। ऋतु बस खामोश थी, उससे सिद्धार्थ की ये हालत अब देखी नहीं जा रही थी। चल बेटा, बोलकर अनुज चाचा सिद्धार्थ को कंधे से सहारा देते हुए बाहर लेकर जाने लगे। तभी 1 मिनट चाचा, बोलकर सिद्धार्थ रुका, फिर पलटकर सभी को देखने लगा। ऋतु और बाकी सब उसे देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि तभी सिद्धार्थ बोला। माफ कीजिएगा सर, पर आपने गलत बोला था, सिद्धार्थ देव को देखकर बोला। किसी को कुछ समझ नहीं आया, देव भी कंफ्यूज था। हरीश चाचा बहुत काम के हैं, सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ बोला। कम से कम आपसे तो ज्यादा ही काम के हैं, सिद्धार्थ आज बोला। देव भड़क उठा। ऋतु भी हैरान थी कि सिद्धार्थ क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये अब तुम मुझे बताओगे, देव बोला। मैं कौन होता हूँ सर आपको बताने वाला, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि उन्हें आपसे ज्यादा पता है, सिद्धार्थ ने कहा। किस बारे में पता है? देव ने पूछा। सही और गलत, या यूं कहूं इंसान की परख के बारे में, सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला। आगे कहा, अगर इनके 30 साल के अनुभव को काफी लाने में बर्बाद ना करके केस सॉल्व करने में लगाया होता तो अब तक कुछ कैसे तो आप सॉल्व कर ही चुके होते। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला और बाहर निकल गया। ऋतु की हंसी निकल गई। वही हरीश की छाती अपनी तारीफ सुनकर चौड़ी हो गई। मैडम, ये गलत किया आपने, देव गुस्से से बोला। मेरे होने वाले पति को लॉकर में डालकर बिना किसी सबूत के जानवरों की तरह मारने और पीटने के लिए 1 महीने के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकती हूँ, ऋतु गुस्से से बोली। पूरा पुलिस स्टेशन ऋतु की बात सुनकर शॉक था। अगली बार ये इंसान यहाँ आए तो ध्यान रखना कि वो कौन है, और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम सब का क्या हाल कर सकती हूँ ये भी समझ लेना, समझे? ऋतु चिल्लाई और स्टेशन से बाहर निकल गई। एपिसोड 3 फर्स्ट किस। रात के 9 बज रहे थे। दर्द से तड़पता हुआ सिद्धार्थ अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। साथ में अनुज चाचा उसे सहारा देते हुए खड़े थे। रूम में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। है भगवान, पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया उन पुलिस वालों ने, देखो तो जरा सब कुछ बिखरा पड़ा है। घर की हालत देखकर अनुज चाचा बोले। अरे कोई बात नहीं चाचा, सब चलता है, वो लोग बस अपना काम ही कर रहे थे, सिद्धार्थ पास वाले बेड पर बैठता हुआ बोला। सब कुछ बिखरा हुआ था। अनुज चाचा सब समेटने के लिए आगे बढ़े। अरे चाचा रहने दो, सिद्धार्थ बोला। ठीक है, बोलकर चाचा ने पास में टंगी हुई टी शर्ट उतारकर सिद्धार्थ के हाथों में दी। सिद्धार्थ टी शर्ट पहनने लगा। तभी ऋतु दरवाजे पर आके खड़ी हुई, पर अंदर सिद्धार्थ और अनुज को देखकर थोड़ा साइड में छुप गई। ऋतु दोनों के पीछे पीछे ही निकली थी, इसीलिए तुरंत ही पहुंच गई थी। अरे ये क्या बोल रहे हो, इतना सारा सामान है, ऊपर से तेरी हालत भी ठीक नहीं है, कैसे सब कुछ अकेले करेगा? अनुज चाचा फिक्र करते हुए बोले। अरे मैं सब कर लूंगा चाचा, बचपन से सब अकेले ही करता आया हूँ, आगे भी कर लूंगा, सिद्धार्थ बोला। कब तक यूं खुद पर तरस खाता रहेगा, शादी कर ले बेटा, अनुज चाचा उसके पास बैठते हुए बोले। आप जानते हैं चाचा, अकेला रहता हूँ, कोई फैमिली नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझ जैसे को भला कोई लड़की कैसे पसंद करेगी, और वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी चाचा, मैं और मेरे बजरंगबली, हम दोनों एक साथ अकेले ही खुश है, सिद्धार्थ स्माइल देते हुए बोला। झूठ मत बोल बेटा, तुझसे ज्यादा जिया हूँ, एक वक्त पर जिंदगी में साथी की जरूरत सभी को पड़ती है, अनुज चाचा सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। मुझे जरूरत नहीं है चाचा, मैं अकेला ही ठीक हूँ, बजरंगबली अपने साथ है, इसी आराम से जिंदगी कट जाएगी, फिकर नॉट चाचा, सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला।
चलता हूँ बेटा, आराम से सो जा, सुबह मिमी को भेजकर सब साफ करवा दूंगा, तू बस आराम कर, तेरे शरीर को आराम की सख्त जरूरत है, मेहरबानी करके कोई भी काम मत करना। मेरे जाने के बाद अनुज चाचा बोलते हुए खड़े हुए। हाँ चाचा फिकर नॉट, हंसता हुआ सिद्धार्थ बोला। रीतू पीछे हटी और साइड में जाकर छुप गई। अनुज चाचा बाहर निकले। है बजरंगबली, भोला है बेचारा, दुनिया के दस्तूर से अनजान है, पर तुझसे बड़ा प्यार है, बहुत मानता है तुझे, तू उसके साथ रहे ना। अकेला जीना शायद उसकी किस्मत में ही दिखा है, उसे बस बचा लेना सारे खतरों से, अकेला चलकर यहाँ तक आया है, अब तेरा ही सहारा है, उसकी उम्मीद मत टूटने देना प्रभु। अनुज चाचा ऊपर देखते हुए अपनी बुरी आवाज में बोले और वहां से जाने लगे। ऋतु बस उन्हें ही देखती रही, फिर वापस से दरवाजे के सामने आके खड़ी हुई। वो अभी भी हल्का सा छुपी हुई थी। वो असमंजस में थी कि सिद्धार्थ से बात करे या नहीं। सिद्धार्थ दर्द से करहाता हुआ खड़ा हुआ और रेडियो के पास पड़ा भगवा कपड़ा लेकर दीवार पर टंगी हुई हनुमान जी की तस्वीर के पास लंगड़ाता हुआ आकर खड़ा हुआ। माफ करना बिग ब्रो, आज शाम की पूजा नहीं कर पाया, क्षमा कर देना अपने छोटे भाई को, बोलकर केसरी रंग के कपड़े से तस्वीर को साफ करने लगा। उसे यूं ये सब करता देख ऋतु चुप होकर देखने लगी। अनुज चाचा भी कमल करते हैं, सॉरी हाँ, उन्हें हम दोनों के बीच के सीक्रेट के बारे में नहीं पता, पर क्या ही फर्क पड़ता है। सिद्धार्थ तस्वीर को देखकर बातें कर रहा था और ऋतु चुपचाप सुन रही थी। सकल सूरत तो मेरी अच्छी ही है, पर इतने से थोड़ी कोई लड़की पटेगी, आजकल तो गाड़ी बंगला सब चाहिए, और वैसे भी पैसे तो मैं खर्च कर नहीं सकता, और परिवार जो नसीब में कभी था ही नहीं, उसी रात सब छीन गया था। बोलते हुए अचानक पता नहीं पर सिद्धार्थ की आंखों में पानी आ गया। दुनिया ने ठुकराया तब तू ही तो था जिसने सहारा दिया, बाप ने पैदा होते ही कचरे के डिब्बे में डाल दिया, सोचा मर जाऊंगा, पर किसी ने उठाकर तेरे चरणों में डाल दिया, तब से तेरे सहारे ही तो हूँ। सिद्धार्थ बोल नहीं पा रहा था, शायद उसका रोना बढ़ गया था। वो बस चुप होकर खड़ा था। उसकी बात सुनकर ऋतु की आंखें भी भीनी हो गई थी। दुनिया चाहे जो बोले, जब तक तू है ना मुझे किसी की जरूरत नहीं, तू है तो सब है। सिद्धार्थ बजरंगबली की तस्वीर पर हाथ रखते हुए बोला, फिर अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हंसते हुए फोटो ठीक से साफ करने लगा। कल पक्का आपकी पूजा कर लूंगा, बस एक माफ कर देना, अब पूरा घर समेटना पड़ेगा, बोलकर सिद्धार्थ 2 कदम पीछे हटा। वो तस्वीर को दूर से देखना चाहता था, पर पैरों में जान ही कहाँ बची थी। दर्द तो सबसे छुपा लिया था, पर हकीकत तो यही थी कि उसके पैर दर्द से रो रहे थे। जैसे ही वो पीछे हटा, पैरों ने अचानक ही साथ छोड़ दिया और ऋतु ने अचानक ही उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सिद्धार्थ अचानक ही हड़बड़ाया हुआ ऋतु को देखने लगा। ऋतु ने पहले कभी इतने नज़दीक से सिद्धार्थ को नहीं देखा था। वो वाकई ही अच्छा दिखता था, शकल सूरत सब ठीक ठाक थी, पहले उससे ये ख्याल नहीं आया था। अरे, सिद्धार्थ के मुंह से निकला। सॉरी, ऋतु बोली। मैडम आप, और यहाँ? सिद्धार्थ हैरानी से बोल पड़ा। क्यों, नहीं आ सकती क्या? ऋतु बोली। अरे आप तो माई बाप हो हमारे, आप तो कभी भी आ सकते हो, सिद्धार्थ बोला। सिद्धार्थ के मुंह से अपने लिए ये सब सुन ऋतु को अच्छा नहीं लगा, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों ही ऑकवर्ड पोजीशन में थे। सिद्धार्थ टेढ़ा था तो ऋतु उसे हाथ में लिए खड़ी थी। जहां लड़का होना चाहिए वहां पर लड़की, और जहां लकड़ी होनी चाहिए वहां लड़का था। सारी इस वक्त आने के लिए, ऋतु बोली। कोई बात नहीं मैडम, आप बोलो ना, क्या काम था? कोई पूछताछ करनी है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, थाने लेकर जाना है तो मैं अभी आ जाता हूँ, बस 2 मिनट में तैयार होकर आ जाऊंगा, सिद्धार्थ ने कहा। जरूरत नहीं है, मैं बस आपको देखने के लिए ही आई थी, ऋतु बोली। मैडम मैं रिस्पेक्ट के लायक नहीं हुआ, आप बस मुझे सिद्धार्थ बोलकर ही बुला सकते हो, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है, तो आप भी मुझे सिर्फ ऋतु बोलकर बुला दो, ऋतु बोली। नहीं नहीं मैडम, आप इतने बड़े अधिकारी हो, मैं ऐसे कैसे? सिद्धार्थ बोला। अरे वो तो ऑन ड्यूटी, मेरा मतलब जब नौकरी पर होती हूँ तब हूँ, अभी तो मैं तुम्हारी तरह सिर्फ एक आम नागरिक हूँ, ऋतु ने बताया। दोनों बातें कर रहे थे, तभी मिमी वहां आ पहुंची। ओए रैम्बो, बोलते हुए मिमी दरवाजे से होकर अंदर आए और हैरानी से सिद्धार्थ और ऋतु को देखने लगी। हद है, मिमी कमर पर हाथ रखती हुई बोली। अचानक आए आवाज को सुनकर सिद्धार्थ और ऋतु दोनों ने उसी पोजीशन में दरवाजे की तरफ देखा। जैसे ही देखा कि मिमी ने अपने मोबाइल से फोटो खींच ली, अचानक ही ऋतु ने अपने हाथ छोड़ दिए, जिससे सिद्धार्थ पीठ के बल नीचे गिरा। सिद्धार्थ के तरफ मुड़कर अपनी पीठ पकड़े चिल्लाया। सिद्धार्थ! ऋतु नीचे झुककर सिद्धार्थ को उठाने लगी। इंस्पेक्टर देव ने उसके शरीर के हर हिस्से को अच्छे से डंडा और बेल्ट मसाज दी थी, हर हिस्सा दर्द में डूबा हुआ था। ब्रेकअप, मिमी बोली और फोटो अपने ग्रुप में अपलोड कर दी। अब सभी को मेरे ब्रेकअप के बारे में पता चल जाएगा, मिमी ने कहा। फिर से दोनों मिमी को देखने लगे। ये क्या नौटंकी है, बिना मर्जी के हमारी तस्वीर क्यों ली? सिद्धार्थ गुस्सा करते हुए बोला। ली भी और सभी को भेज भी दी, मिमी बोली। क्या? ऋतु हैरानी से बोली। हाँ, ये सजा है मेरे सिद्धार्थ पर अपने डोरे डालने की, मिमी ने कहा। तेरा सिद्धार्थ? कब से? बोल तो जरा, सिद्धार्थ खड़ा होता हुआ बोला।
हाँ तो सुबह शाम ध्यान में रखूं और मलाई कोई और खा जाए। वाह। मिमी बोली। घर जा नहीं तो तेरे पापा को अभी बुलाता हूँ, सिद्धार्थ गुस्से से बोला। हर हाँ बुलाओ, आज तो हो ही जाए, या तो मैं या तो ये लड़की, मिमी ऋतु की तरफ उंगली करती हुई बोली। ऋतु हैरानी से उसे देखने लगी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, अच्छा ये क्या लिखा है जरा बताना। बोलकर ऋतु ने अपनी जेब से एक लेदर का कवर पॉकेट निकाला और खोलकर मिमी को दिखाया। मिमी पास आए और उसे देखने लगी। ऋतु गरेवाल, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इंडियन पुलिस सर्विस। समझ आते ही मिमी की बोलती बंद हो गई। जानते भी हो इस तरह से तस्वीर लेना कानूनी अपराध माना जाता है, 6 महीने की सजा हो सकती है, ऋतु बोली। नहीं होगी, मैं 18 साल की नहीं हुई, अभी माइनर हूँ, मिमी चालाकी से बोली और खुश होने लगी। ओवर स्मार्ट, मैं माइनर लोगों की ही बात कर रही हूँ, तुम्हें बच्चों के रिमांड होम भेजा जाएगा, ऋतु बोली। फिर आगे कहा, यहाँ से दूर, मोबाइल से दूर, अपने परिवार और दोस्तों से दूर, किसी से कोई भी बातचीत नहीं होगी, बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, फिर बोलना मत, ऋतु ने डराते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना, मिमी रोने जैसी शक्ल बनाती हुई बोली। तो फिर फ़ोन से तस्वीर हटाओ, मेरा मतलब डिलीट करो, और जिसे भेजी है उसे भी बोलो डिलीट करे, समझी, ऋतु बोली। मैं अभी करती हूँ, बोलकर मिमी ने फ़ोन में से फ़ोटो डिलीट की और अपने ग्रुप से भी हटा दी और सभी को फ़ोटो डिलीट करने के लिए बोल दिया। गुड गर्ल, अब जाओ यहाँ से, नहीं तो रिमांड होम भिजवा दूंगी, ऋतु डराती हुई बोली। मिमी उल्टे पैर ऐसे छूमंतर हुई जैसे वहाँ कभी आई ही नहीं थी। उसे यूं भागता देख सिद्धार्थ हंसने लगा। ऋतु बस उसे ही देख रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने अचानक से खुद को ऋतु से दूर किया। क्या हुआ, ऋतु ने यूं खुद से दूर होते सिद्धार्थ से पूछा। कुछ नहीं मैडम, आपने बताया नहीं कि आपको क्या काम था, सिद्धार्थ ने पूछा। वो मैं तुमसे, बोलकर ऋतु रुकी, फिर एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। उसे आगे आता देख सिद्धार्थ 2 कदम पीछे गया और बेड से टकराकर नीचे बेड पर बैठ गया। क्या हुआ मैडम, अचानक उसकी तरफ बढ़ रही ऋतु को देखकर सिद्धार्थ नर्वस हो गया। ऋतु ने फिर पास में पड़ी लकड़ी की कुर्सी को सिद्धार्थ के आगे रखा और उस पर बैठ गई। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया, वही ऋतु एकटक बस उसे ही देखे जा रही थी। क्या हुआ मैडम, कुछ काम था आपको, सिद्धार्थ ने फिर पूछा। ऋतु कुछ नहीं बोली, बस उसे एकटक अभी भी देखे जा रही थी। देखिए मैडम, कुछ तो कहिए, सिद्धार्थ हाथ दिखाता हुआ बोला। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, अचानक से ऋतु के सवाल से सिद्धार्थ असमंजस में पड़ गया। बोलो, ऋतु फिर से बोली। नहीं मैडम, सिद्धार्थ बोला। प्यार करते हो किसी से, ऋतु ने फिर पूछा। अगर मैं कर भी लूँ तो आपको लगता है कोई मुझ जैसे से प्यार करेगा, सिद्धार्थ ने कहा। सीधा सवाल पूछा है तो सीधा जवाब दो, ऋतु ने गुस्से से कहा। जी नहीं मैडम, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। खाना बनाना आता है, उद्धरण चिन्ह। अकेले रहता हूँ तो बस बना लेता हूँ, सिद्धार्थ बोला। सिद्धार्थ को बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, उसका इंटरव्यू हो रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा नाम ऋतु गरेवाल है, अरिहंत गरेवाल का नाम तो सुना ही होगा, ऋतु बोली। वही जो स्टील इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाए हुए है, देश में टॉप स्टील एक्सपोर्ट में गिने जाते हैं, सिद्धार्थ बोला। हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, ऋतु ने जवाब दिया। ओह, आप तो बड़े घर की है, सिद्धार्थ बोला। पर मुझ जैसे से आपको क्या काम है, सिद्धार्थ ने पूछा। मेरे घर में हम 3 भाई बहन हैं, मेरा बड़ा भाई तेज गरेवाल जो 32 साल का है, मैं ऋतु गरेवाल जो 27 साल की हूँ, और मेरी छोटी बहन जो अभी 22 साल की है, ऋतु बोली। एज डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा है, सिद्धार्थ बीच में बोला। क्योंकि वो एडोप्टेड है, पर उसे ये बात नहीं मालूम, ऋतु बोली। पर क्यों, सिद्धार्थ ने पूछा। क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल टाइप की है, साथ में गुस्सा भी बहुत आता है उसे, ऋतु ने बताया। गलत किया, आपको सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए, वो कमज़ोर नहीं होगी, मगर किसी और से पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, सिद्धार्थ बोला। उफ, मेरी बात सुनो तुम, ऋतु गुस्से से बोली। सॉरी मैडम, मैंने बस अपना पॉइंट रखा था, माफ़ कीजिए अगर आपको गुस्सा आया हो तो, सिद्धार्थ मासूमियत से बोला। उसका भोलापन देखकर ऋतु का गुस्सा उतर गया। नहीं, गलती मेरी है, तुम्हारा हक है बोलने का, ऋतु बोली। मेरा हक कैसे हुआ, सिद्धार्थ फिर सोच में पड़ गया। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, घर में मेरे दादाजी है, आय अभी भी उनकी ही चलती है मेरे घर में, और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, ऋतु बोली। और तुम, ऋतु ने पूछा। इंडिया से, सिद्धार्थ बोला। ऋतु हंसने लगी। सही है, जैसा चाहिए था वैसे ही हो, ऋतु ने कहा। क्या मतलब, सिद्धार्थ कंफ्यूज था। डिम लाइट हो पूरे, ऋतु बोली। सिद्धार्थ अभी भी कंफ्यूज था। माँ का नाम सीमा है और दादू का नाम संजय, घर में चाचा चाची भी है और उनके बच्चे भी, ये सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, ऋतु बोली। सिद्धार्थ का सर चकराने लगा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों ऋतु उससे ये सब बता रही थी। मैडम, मैं जान के क्या करूंगा, सिद्धार्थ कंफ्यूज होकर बोला। पागल, जब एक लड़की अपने बारे में ये सब बताती है तो क्यों बताती है ये तक नहीं पता,
ऋतु आगे झुकते हुए बोली। सिद्धार्थ का सार चक्रानिगा था। मैडम बोल भी दो में रहा सीधा सादा बजरंग बली का भक्त क्यों आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? सिद्धार्थ हाथ जोड़े बोला। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या बोलेंगे, मुझे देखो खूबसूरत हूँ, फिगर फेस काफ़ी अच्छा है मेरा, कई लोग शादी करना चाहते हैं मुझसे मगर मैंने मना किया हुआ है, ऋतु ने बताया। ओह, सिद्धार्थ के मुंह से निकला। फिर वो ऋतु को देखने लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अनाथ हो कि नहीं, उस अनुज चाचा की बात सुनी मैंने और ये भी समझ आया कि तुम शादी नहीं करना चाहते, ऋतु बोली। हाँ मैडम, मुझे नहीं करनी शादी, सिद्धार्थ मायूस होकर नीचे देखने लगा। ऋतु और नजदीक आए और सिद्धार्थ का चेहरा पकड़कर उसका मुंह अपने सामने किया। सिद्धार्थ हड़बड़ाया, पर मुझे करनी है इसीलिए यहाँ आई हूँ, बोलकर ऋतु ने अपनी आंखें बंद की और सिद्धार्थ को जोर से किस कर दिया। डीप किस नहीं थी मगर जो थी उसी से सिद्धार्थ पूरा हिल गया। ऋतु ने अपनी आंखें बंद की हुई थी तो सिद्धार्थ के मुंह को अपने हाथों से पकड़े हुए थी और सिद्धार्थ बिना हिले डुले आंखें फाड़कर ऋतु को ही देखे जा रहा था। किस करते हुए ऋतु ने एक घूंट गले से नीचे उतारा। ये सबूत था कि ऋतु को फर्क नहीं पड़ता था कि सिद्धार्थ क्या था कैसा था, और अगर फर्क नहीं पड़ता था तभी जाकर इतनी खूबसूरत किस वो भी दिल से बिना डरे या झिझक के वो सिद्धार्थ को कर पाई थी। 15 सेकंड बाद जब ऋतु ने अपने होठ हटाए तब एक पतली सी तार जैसी सलाइवा की डोरी उसके और सिद्धार्थ के होठों के बीच रिश्ता बनाए जुड़ी हुई थी। ऋतु की किस की वजह से सिद्धार्थ के सूखे होठ मुलायम हो चुके थे और साथ में चमकीले भी जो साइन कर रहे थे। सिद्धार्थ मूर्ति बनकर बस बैठा ही रहा। ऋतु ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ऋतु ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा, दिल जोरों से धड़क रहा था। वही दूसरा हाथ सिद्धार्थ की छाती पर रखा। ऋतु ने महसूस किया सिद्धार्थ का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। एपिसोड 4 में तुम्हारी हुई। ऋतु ने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ऋतु ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा, दिल जोरों से धड़क रहा था। वही दूसरा हाथ सिद्धार्थ की छाती पर रखा। ऋतु ने महसूस किया सिद्धार्थ का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। 2 पल के लिए खामोशी छाई रही, कोई कुछ नहीं बोला। फिर ऋतु ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, ये सबूत है या यूं समझ लो गवाही है मेरी, तुझसे पहले ना कोई था और तेरे बाद भी ना कोई होगा। ऋतु ने सिद्धार्थ के होठों को अपने हाथ के अंगूठे से साफ किया। सिद्धार्थ अभी भी मूर्ति बना हुआ था। क्या हुआ? ऋतु ने सिद्धार्थ के चेहरे को अपने हाथ से छूते हुए पूछा। अचानक हड़बड़ाया हुआ सिद्धार्थ ऋतु को देखने लगा, मानो 440 वॉट का झटका खाकर अभी कोमा से बाहर निकला हो। ये क्या किया आपने मैडम? सिद्धार्थ अचानक ही बोल पड़ा। आज और अभी से मैं तुम्हारी हुई, क्या तुम मेरे बनोगे? ऋतु ने डायरेक्टली पूछ लिया, जिसे आमतौर पर लड़कियां पूछने से शर्माती है या यूं कहे वो एक्सपेक्ट करती है कि लड़के उनसे पूछे। पर दाव यहाँ उल्टा ही पड़ा था। बॉलिंग और बैटिंग दिनों ऋतु ही किए जा रही थी और सिद्धार्थ ऑडियंस की जगह पर जा बैठा था। सिद्धार्थ अभी भी चुप था। ये देखकर ऋतु ने फिर पूछा, क्या हुआ, बनोगे मेरे? शादी करोगे मुझसे? ऋतु ने सीधा ही पूछ लिया, ना कोई लंबी स्पीच ना कोई कंडीशन, सीधा सा सवाल। नहीं, सिद्धार्थ के मुंह से निकला। ऋतु को यकीन नहीं हो रहा था कि सामने से खुद उसने अप्रोच किया फिर भी रिजेक्शन। ऋतु की बस यही एक कमजोरी थी कि वो ना शब्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी, पर अभी भी वो कंट्रोल करके बैठी थी, क्योंकि ऐसे मामले में अक्सर गुस्से में काम बिगड़ जाता था। पर क्यों? ऋतु ने पूछा। आसमान और जमीन के जितना फर्क है मैडम, आप पढ़ी लिखी है, अमीर और अच्छे खानदान से आती है, सिद्धार्थ बोला। ऋतु अब समझ चुकी थी कि ये बात कहाँ जाकर रुकने वाली थी। सिद्धार्थ आगे बोला, मेरा अपना कोई वजूद नहीं, कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं है, लिखकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ, आपकी लाइफस्टाइल अलग है, मैं आपको वो नहीं दे पाऊंगा, और दे भी दूँ तब भी बाहर आपकी एक अलग ही पहचान है, मेरी वजह से आप अपनी इज्जत गंवा देगी, सिद्धार्थ ने बताया जो उसके दिल में था। ऋतु काफ़ी गुस्से में थी पर अंदर से सुकून था कि सिद्धार्थ ने जो सच था उसके दिल में वो बताया। ऋतु के मन में सिद्धार्थ को लेकर जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके थे, क्योंकि उससे बेहतर ऋतु के लिए दूसरा लड़का ऋतु को नहीं मिलने वाला था। क्योंकि ऋतु खूबसूरत थी, पावरफुल और रिस्पेक्टेड पोस्ट पर थी, एक आईपीएस अधिकारी थी जिसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था, और कोई भी ये सब जानकर ऋतु के साथ शादी के लिए हाँ कर देता, क्योंकि बदले में ऋतु के नाम की प्रॉपर्टी और जायदाद उसे ही मिलनी थी जो उससे शादी करता। ऋतु वाकई ही सेटिस्फाई थी सिद्धार्थ को लेकर। लव या अरेंज मैरिज में भी इतना अच्छा हस्बैंड मटेरियल उसे कहीं और ना मिलता, ऊपर से बता नहीं उसके पापा उसकी शादी किस लंगूर से करवा दे। यहाँ तो ऋतु इस सिद्धार्थ को थोड़ा बहुत जानती भी है, और सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ को तो ऋतु की अमीरी में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, कोई और लड़का होता तो तुरंत ही हाँ बोल देता, और ये जनाब थे कि दूर ही भाग रहे थे। तो बेसिकली सिद्धार्थ ने ना बोलकर ऋतु को और ज़्यादा कन्विंस कर दिया था उसी से शादी करने के लिए। अगर सिद्धार्थ तुरंत हाँ बोलता तो एक वक्त पर ऋतु सोच में पड़ जाती कि वो गलती तो नहीं कर रही, पर अब सारा मामला सेट हो चुका था। ऋतु कुर्सी से खड़ी हुई और आसपास बिखरा सामान समेटने लगी।
ये क्या कर रही है मैडम जी? सिद्धार्थ अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। ऋतु ने उसे रोका नहीं, वो बस सिद्धार्थ को दर्द में तड़पता हुआ देखे जा रही थी और सामान समेटे जा रही थी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था और अभी भी कह रही हूँ, शादी आपकी होगी और वो भी सिर्फ मुझसे, ऋतु ने कहा। और सिद्धार्थ की किताब उठा ली। वैसे आप लिखते अच्छा हो, आपकी स्टोरी मैंने ऑनलाइन देखी, माशुकाना इश्क या जुनून, अच्छी है स्टोरी, लोगों को पसंद भी आई है, ऋतु ने कहा। वो मेरी फर्स्ट रोमांस वाली स्टोरी है, सिद्धार्थ बोला। और ये हमारे रोमांस की दूसरी स्टोरी होगी, क्यों? सही कहा ना मैंने? ऋतु सारी किताबें कमरे के अंदर ले जाकर रखने लगी। देखिए, आप इस तरह किसी के घर में बिना इजाजत अंदर नहीं जा सकती, ये बदतमीजी है, सिद्धार्थ बोला। ऋतु बाहर आए। वैसे आपको बता दूं, मैं ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस रही थी, बस अपने होने वाले पति के घर में ही घुस रही थी। ऋतु दीवार से सटकर खड़ी हो गई और छाती पर हाथ बांधकर सिद्धार्थ को ही देखने लगी। पहले तो सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला, पर फिर उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगा। देखिए मैडम जी, सिद्धार्थ बोल ही रहा था कि ऋतु बोली। क्या हुआ, आपको कुछ बोलना है? ऋतु ने पूछा। देखिए, आप मुझ जैसे को इतनी रिस्पेक्ट से मत बुलाए, सिद्धार्थ ने कहा। तो आप मुझे मैडम जी कहे कर मत बुलाए, ऋतु बोली। अरे आप इतने बड़े अधिकारी हैं, मैडम जी नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूंगा, सिद्धार्थ बोला। कुछ भी, पर मैडम जी दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं, ऋतु बोलकर 2 कदम आगे बढ़ी। देखिए प्लीज रुक जाए, सिद्धार्थ बोला ही था कि ऋतु ने पास आकर उसकी टी शर्ट को पकड़ा और अपने नजदीक खींचा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर दी और होठ भींच लिए। ऋतु उसके चेहरे की मासूमियत से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती जा रही थी। वो हल्का सा हंसी। सिद्धार्थ के कानों में उसकी हंसी की आवाज गई, जिससे उसने आंखें खोली और ऋतु को देखने लगा। तभी ऋतु अपने पैरों के पंजों के दम पर थोड़ा सा ऊपर उठी। सिद्धार्थ की सांसें तेज हो रही थी जैसे जैसे ऋतु उसके और नजदीक आ रही थी। दोनों की दिल की धड़कनें तेज थी। इस वक्त मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, बस एक आम लड़की हूँ, बोलकर ऋतु और नजदीक आए। सिद्धार्थ पीछे ही हटने वाला था कि ऋतु ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे जकड़ लिया और ऊपर देखकर अपने होठ सिद्धार्थ के होठों के और नजदीक लेकर गई। प्लीज मत कीजिए, सिद्धार्थ मिन्नत करता हुआ बोला। दोनों के होठ एक दूसरे से टकराने ही वाले थे, इतना कम फासला रह गया था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। ऋतु अपने पंजों पर ऊपर उठी हुई खड़ी थी और सिद्धार्थ को कमर से टी शर्ट के सहारे पकड़ रखा था। किसी रोमांटिक मूवी के जैसा सीन था। सिद्धार्थ की हाइट करीब 5 फीट 8 इंच की थी, वही ऋतु 5 फीट 6 इंच की थी। एक बात कहूं, ऋतु सिद्धार्थ के होठ को तो कभी उसकी आंखों को देखकर बोली। क्या? सिद्धार्थ घबराते हुए बोला। चाहे जितनी कोशिश कर लो, होना तो आपको मेरा ही है, चलती हूं, कल फिर मिलेंगे, बोलकर ऋतु नीचे झुकी और घर से बाहर निकल गई। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। बच गया बजरंगबली जी, आपने बचा लिया, बोलकर सिद्धार्थ हनुमान जी की तस्वीर को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। करीब 1 घंटे बाद ऋतु अपने फ्लैट पहुंची। फ्रेश होकर वो अपने बेड पर आकर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी कि उसे क्या सूझा कि ऋतु ने फ़ोन मिलाया अपने दादाजी को। रात के 12 बज रहे थे। गरेवाल मैंशन। मोबाइल की रिंग बजे जा रही थी। इतनी रात को कौन होगा, सोचकर ऋतु के दादा संजय सिंह बिस्तर पर बैठे, फिर लैंप की लाइट चालू की। जब उन्होंने फ़ोन पर देखा तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने फ़ोन उठाया। बहुत दिन बाद याद आए अपने दादू की, संजय जी ने कहा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था, इसीलिए फ़ोन किया, ऋतु उखड़ी आवाज में बोली। क्या हुआ, नाराज है मुझसे? संजय जी ने पूछा। ऋतु के बार करने के तरीके से ही उन्हें पता चल गया था कि ऋतु की नाराजगी अभी उनसे बात कर रही है। आपने क्यों सबकी साइड ली? ऋतु नाराज होती हुई बोली। मैंने कब साइड ली, तू तो जानती है मैं तो हमेशा से तेरी ही साइड पर रहा हूँ और आगे भी रहूंगा, संजय जी अपनी बूढ़ी आवाज में बोले। तभी उन्हें खांसी आ गई और वो खांसने लगे। दादू, आप ठीक तो हो ना? ऋतु फिक्र करती हुई बोली। अरे ठीक हूँ मेरा बच्चा, हल्की सी खांसी है, अब इस उम्र में नहीं आएगी तो क्या तेरी उम्र में आएगी, संजय जी मजाकिया अंदाज में बोले। ऋतु हंसने लगी। चल अब बता फ़ोन क्यों किया, वो भी इतनी रात को, सब ठीक तो है ना बेटा, संजय जी फिक्र करते हुए बोले। हाँ, बस नाराज हूँ आपसे, इसीलिए बताने के लिए फ़ोन किया कि आज के बाद आपके साथ मेरी कट्टी, ऋतु बोली। अरे अब मैंने क्या किया, संजय जी ने पूछा। अच्छा तो आपको नहीं पता आपकी वजह से क्या हुआ है, ऋतु बोली। अरे बताएगी तभी तो पता चलेगा मेरी बच्ची, संजय जी बोले। फिर ऋतु ने सुबह माँ से क्या बात हुई सब बताया। तो ये बात है, संजय जी ने कहा। हाँ, ऋतु बोली। बेटा जी, जब आपको पुलिस ने जाना था तब भी मैंने आपको सपोर्ट किया और अब भी मैं सपोर्ट करता हूँ, पर माँ बाप की भी एक जिम्मेदारी होती है बेटी को विदा करने की। और ये उम्र भी सही है तुम्हारी, ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी आपकी शादी करवा दी हो हम सब ने, और अगर बच्चा पैदा करने की फिक्र है तो शादी के बाद आराम से 30 के बाद कर लेना, संजय जी बोले।
संजय और ऋतु का बॉन्डर एक फ्रेंड की तरह ज़्यादा था, इसीलिए ऋतु अपने दादा से बात करने में झिझकती नहीं थी और इसीलिए संजय जी ऋतु को हमेशा से सही सलाह देते आए थे। दादू ये क्या बोल रहे हो, आप, मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, ऋतु बोली। पर माँ और बाप से तो बड़ी नहीं हो ना, उनकी जिद और फिक्र जायज़ है बेटा, उन्हें भी फिक्र है तेरी, दुश्मन थोड़ी है वो तेरे। संजय ने ऋतु को समझाते हुए कहा। मुझे मेरी मर्जी से शादी करनी है, ना कि पापा के चुने हुए लड़के से, ऋतु बोली। तो मेरी बच्ची को प्यार हो गया है, संजय जी बोले। ना भी और हाँ भी, ऋतु बोली। मतलब, संजय जी ने पूछा। मतलब कि अरेंज मैरिज ही होगी फिर प्यार, ऋतु बोली। तो तुम खुद अपनी ही अरेंज मैरिज फिक्स करोगी, संजय जी हैरानी से बोले। हाँ, ऋतु बोली। अच्छा, कौन है वो बेचारा जिसके पल्ले तू पड़ी, जिंदा तो है ना, संजय जी बोले। दादू, ऋतु नाराज होकर बोली। अच्छा सॉरी, अब बता दिक्कत क्या है, संजय जी ने पूछा। दिक्कत मम्मी पापा है, ऋतु बोली। अरे उन्हें तो मैं देख लूंगा, संजय जी ने कहा। सच, ऋतु बोली। अरे बाप हूं मैं तेरे बाप का, मजाल है उसकी जो मेरी बात काटे, संजय जी ठोस जमाते हुए बोले। लव यू दादू, ऋतु खुश होती हुई बोली। लव यू टू बेटा, एक काम कर उसे यहाँ ले आ, सबसे मिलवा देंगे और मैं भी तो देखूं कि कौन है जिसने मेरी पोती को मुझसे चुरा लिया, संजय जी बोले। अरे इस वीकेंड उसे अपने साथ लेकर आऊंगी, देखना आप खुश हो जाओगे, ऋतु खुश होती हुई बोली। पर दादू मैं बस उसी से शादी करूंगी, मुझे वही चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं, ऋतु बोली। अरे अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं वादा करता हूँ अगर लड़का अच्छा निकला तो तेरी शादी उससे ही होगी, संजय जी ने कहा। थैंक यू दादू, ऋतु बोली। चल और कुछ, संजय जी ने पूछा। और कुछ नहीं, बस यही बात करनी थी दादू, ऋतु बोली। चल फिर मैं सो जाता हूँ, संजय जी ने कहा। हाँ ठीक है, पर हमारे दोनों के बीच की बात किसी को अभी बताना मत, ऋतु बोली। अरे तू आजा फिर साथ में मिलकर बताएंगे, संजय जी ने कहा। थैंक यू दादू, ऋतु बोली। चल गुड नाइट, संजय जी बोले। गुड नाइट दादू, ऋतु ने बोलकर फोन रख दिया। चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब दूसरी कल सॉल्व करूंगी, मोबाइल रखकर ऋतु सोने लगी। ऋतु के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, वो अच्छे से जानती थी कि बिना उसके दादाजी के उसकी शादी का फैसला घर में कोई नहीं कर सकता था। ऋतु के घर वाले चालाक थे, जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा के अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। और ऋतु ये भी जानती थी कि कहीं ना कहीं उसके दादा भी इन्वॉल्व थे, इसीलिए ऋतु ने पहले अपने दादा से अपनी बात मनवाई। पर ऋतु इतनी भी बड़ी बेवकूफ़ नहीं थी कि बिना इंश्योरेंस उस घर में चली जाए जिस घर में उसे सांस लेना तक दुश्वार लगता था। ऋतु के घर में सबके अपने अपने एजेंडा होते थे और इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना ऋतु को गवारा नहीं था। सभी ने मिलकर ऋतु को शादी में फांसने का प्लान बनाया था, पर ऋतु के घर वाले ये भूल गए थे कि ऋतु उनसे भी चालाक थी और 10 कदम आगे की सोचती थी। भला ऐसे ही थोड़ी एसीपी बनी थी, ऐसे ही थोड़ी आईपीएस अधिकारी बनी थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए ऋतु ने कम पापड़ नहीं बेले थे, उसका स्ट्रगल ही उसके लिए सब कुछ था। खैर ऋतु का प्लान और घर वालों की चालाकी आगे के एपिसोड में पता चल ही जाएगी। एपिसोड 5, शादी कर लो मुझसे। सुबह के 8 बज रहे थे। सिद्धार्थ अंगड़ाई लेकर बिस्तर पर बैठा हुआ बजरंगबली से प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना खत्म हुई तब उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा। आय, अभी भी दर्द कर रहा। पुलिस की मार सच में जानलेवा है। उद्धरण चिन्ह। वो बिस्तर पर ही बैठा हुआ था। गुड मॉर्निंग या यूं कहूं, जय बजरंगबली। अचानक ही लड़की की आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ हड़बड़ाया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजे के पास ऋतु नीचे बैठी हुई थी। उसने डेनिम का जीन्स और सफ़ेद रंग की स्किन टाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। सिद्धार्थ ने देखा ऋतु थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई थी, जिस वजह से उसकी छाती काफ़ी भरावदार लग रही थी। देखिए ये सब मत कीजिए, सिद्धार्थ बोला। क्या ना करूं, ऋतु अनजान बनते हुए बोली। ये जो आपने, सिद्धार्थ बोलते बोलते रुक गया। उसकी नज़र फिर से ऋतु की कहर धाती जवानी पर गई। क्या फिगर था ऋतु का, गोरा बदन, पतली कमर, सुडोल हाथ और पैर, कहेर धाते स्तन, भारी नितंब, बड़े बड़े होठों जिसका रसपान करने पर ही मन तृप्त हो जाए, बड़ी सी काली आंखें, गुंगराले काले बाल, भरपूर जवानी जो किसी को भी अपने बस में कर दे। ऊपर से जब ऋतु हंसती थी तो गालों पर जो गड्ढा यानी डिम्पल बनता था वो उसके चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता था। ऊपर वाले क्या खूब तरासा था, फुर्सत से इस कयामत को बनाया था। सिद्धार्थ ने आज जाकर ऋतु की असली जवानी या यूं कहे मादक जिस्म को देखा था, उसकी खूबसूरती को पहचाना था। हेलो, क्या हुआ बोलेंगे आप, ऋतु ने फिर पूछा। सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आया। सिद्धार्थ की नज़र तो ऋतु के गोरे बदन पर ही टिकी हुई थी। ऋतु के आवाज़ लगाने से सिद्धार्थ हड़बड़ाया। हो, अचानक सिद्धार्थ ने ऋतु की तरफ देखा। क्या देख रहे थे आप, बोलकर ऋतु ने टी शर्ट को थोड़ा पीछे खींचा, जिस वजह से ऋतु के स्तनों का उभार और बढ़ गया। बस कीजिए, सिद्धार्थ नजरें फेरता हुआ बोला। क्या बस करूं, ठीक से बताइए तो सही, ऋतु अनजान बनती हुई बोली।
वो अच्छे से जानती थी कि सिद्धार्थ का गला सूख गया था उसकी बेकाबू कर देने वाली जवानी से। ये सब ऋतु ने जानबूझकर प्लान किया था ताकि सिद्धार्थ को मोह माया की इस दुनिया में अपने पल्लू से बांध सके। ये सब तामझाम सिद्धार्थ की कामवासना को जगाने और उसे हमेशा के लिए अपना बनाने के चक्कर में किया गया था। ऋतु को ये सब नहीं करना था, पर उसके पास और कोई चारा बचा ही नहीं था। घर सब उसका शिकार करने के लिए बैठे हुए थे और ऋतु को जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी। उसकी थिंकिंग यही बोल रही थी कि वो सिर्फ अरेंज मैरिज ही कर रही थी। अब प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ था, साम दाम दंड किसी का भी इस्तेमाल अब होने को था। देखिए, मैं जानता हूँ ये सब आप मुझे बहकाने के लिए कर रही है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके बंद कीजिए। आप जैसी समझदार और अच्छे घराने की लड़की को ये सब शोभा नहीं देता, सिद्धार्थ सामने देखते हुए बोला। वो अभी भी ऋतु से नजरें चुरा रहा था। तो क्या शोभा देता है? ऋतु ने पूछा। यहाँ से चले जाना और मुझ जैसे लड़कों से दूर रहना, सिद्धार्थ गुस्से से बोला। ओह, तो आप ये चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ? ऋतु ने पूछा। हाँ, सिद्धार्थ बेशर्मी से बोला। नहीं जाऊंगी, ऋतु भी बोली। पर क्यों? सिद्धार्थ अब ऋतु को देखकर बोला। शादी कर लो, ऋतु बोली। नहीं करनी, सिद्धार्थ जिद पकड़ते हुए बोला। फाइन, ऋतु बोली फिर उठी। चलो बाहर चलते हैं, ऋतु बोली। मुझे नहीं आना, सिद्धार्थ मुंह फुलाए बोला। क्यों? ऋतु ने पूछा। आप एसीपी हो और चालक भी, जरूर मुझे फांसने का प्लान बनाया होगा, सिद्धार्थ बोला। ऋतु हैरानी से उसे देखने लगी। सिद्धार्थ की बात सच थी, ऋतु ने कुछ प्लान किया था जिसकी भनक सिद्धार्थ को कैसे लगी, इसी बात से ऋतु शॉक थी। तभी बाहर की तरफ आवाजें आने लगी। ऋतु थोड़ी बाहर आई। उसने देखा 2 बुलडोजर अंदर घुस आए थे, साथ में कुछ पुलिस अधिकारी और दूसरे अधिकारी भी। ऋतु आगे गई और सब देखने लगी। उन्होंने देखा इंस्पेक्टर देव और कुछ हवादार साथ में आए हुए थे। वही क्रिसा और दूसरे कांस्टेबल भी थी। ये चल क्या रहा है आखिर? ऋतु सोच में पड़ गई। अरे यार, फिर से नहीं, सिद्धार्थ बाहर आके बोला। ऋतु उसे देखने लगी। कहीं ये यूपी के बुलडोजर बाबा यहाँ भी तो नहीं पहुँच गए? ऋतु सोच में पड़ गई, फिर सिद्धार्थ को देख